आओ देखो इधर। 1.5 साल हो गए सबको तेरे साथ भेड़ा। सर ये क्या हुआ था? नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखो इधर, क्लास में व्हाट इंक्लूड्स इन सैलरी, यहां से फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। पहली चीज बताओ क्या आती है। बेसिक पे का एक और नाम बताओ, पे स्केल, ठीक है। फिर क्या आता है, सर डीएनएस, बोनस। फिर क्या आता है, कमीशन, एनी कमीशन। फिर अलाउंस। अब जब आप डीए बोलते हो ना तो डीए अलाउंस में कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, परक्विजिट। फिर क्या आता है, रिटायरमेंट, इन सबका टोटल को क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। इसमें से क्या माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब इसमें 3 डिडक्शन आती हैं। पहली, अच्छा ये अमाउंट कितना होता है, 50,000 हमेशा ही। हाँ। फिक्स है। वैसे कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है, तो इसका भी मैंने एक रीजन बताया था। हुआ ये कि एक बिजनेसमैन की इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं अपना P&L अकाउंट बना के देता हूं। P&L में इधर ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, इधर क्या आते हैं, एक्सपेंस। यहां पर क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देता है। तो जो सैलरीड पर्सन थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि बिजनेसमैन के साथ तो आप बहुत बढ़िया करते हो, पहले उसकी प्रॉफिट लेते हो, फिर सारे इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो, माइनस करने के बाद जो बचता है उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हो। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करते आप। हमारी तो सैलरी तुम्हें बेसिक पे अगर 5,000 पे है, 15,000 है, उठा के फुल टैक्स पे कर देते हो आप। तो इनकम टैक्स ने जवाब ये दिया था कि बिजनेसमैन के जो एक्सपेंस है इनको वेरीफाई किया जा सकता है कि वो खर्चे उसने किए भी हैं या नहीं किए। जैसे उसने अपने स्टाफ को सैलरी दी, आप वेरीफाई कर सकते हो कि सैलरी दी है या नहीं दी। उसने अपने ओनर को रेंट दिया तो आप वेरीफाई कर सकते हो रेंट दिया या नहीं दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे उसने खर्चा किया, वेरीफाई कर सकते हो। ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस कैन बी वेरीफाइड। लेकिन क्या आप सैलरीड पर्सन के खर्चे वेरीफाइड कर सकते हो। कैसे खर्चे, घर पे आटा दाल चीनी लेकर आ रहा है, रिश्तेदार के घर गया, आपने बच्चे के हाथ पे पैसे रख दिए, उसने वहां पे कुछ, तो कह रहा है इसमें वेरीफाई कैसे करूंगा कि आपने रिश्तेदार के बच्चे के हाथ में 100 रुपए रखे, 500 या 2,000। तो इसलिए उसने साहब बोला कि मैं आपके साथ ये बिहेवियर नहीं कर सकता कि पहले मैं आपकी इनकम देखूं फिर मैं आपके सारे खर्चे माइनस करूं। इसलिए मैं एक फिक्स अमाउंट माइनस कर रहा हूं आपके एक्सपेंस के नाम पे। उसी का नाम क्या रखा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 50,000 रुपए एक्सपेंस के लिए मिले आपको। सेकेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। हालांकि ये यहां पर लिखना बेकार है क्योंकि उसने बोला था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का वो अमाउंट मैं यहां पर माइनस करूंगा जितना एग्जेम्प्ट होता है। जितना क्या होता है, एग्जेम्प्ट। अब देखा जाए तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में एग्जेम्प्ट ही नहीं होता, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस उसके लिए तो कभी आएगा ही नहीं यहां पर। और तीसरी चीज उसने कहा था कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करते हैं, ठीक है, या इसी को प्रोफेशनल टैक्स करते हैं, तो जितना आपने पे किया उतना ही माइनस करूंगा, यानी कि पेमेंट बेसिस पे माइनस होता है। और इसके बाद जो चीज निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल सैलरी। सर इसका 2500 मैक्स है क्या, किसका, प्रोफेशनल टैक्स? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, इसका कोई मैक्स नहीं मैक्स कुछ नहीं किया अब इन्होंने अभी। तो जितना आप पे करेंगे पेमेंट बेस पे लेस होता है ये, ठीक है। अब हमने जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बेसिक पे के बारे में इनकम टैक्स से पूछा कि क्या कहते हो, तो उसने क्या जवाब दिया, फुली टैक्सेबल। बोनस के बारे में पूछा तो क्या बोला, फुली टैक्सेबल। कमीशन के बारे में पूछा तो, अलाउंस के बारे में पूछा तो। अब वर्किंग नोट 1 में उसने कहा कि जाके पढ़ो अलाउंस क्या है। तो आपने पढ़ा कि अलाउंस इनकम टैक्स कहता है कि 3 तरह के होते हैं। पहला बताओ कौन से होते हैं, टैक्सेबल? फुली टैक्सेबल होते हैं। दूसरा, सर ऑफिशियल पर्पस वाला है, जितना ऑफिस के लिए खर्च करोगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तीसरा, एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से चलेंगे। तो वो आपने लिस्ट, मैं बार बार टोकता हूं आपको कि वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक। अब सेकंड आता है परक्विजिट के बारे में इनकम टैक्स क्या कहता है, वर्किंग नोट 2। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहां पर पहला डिफरेंस, एक बच्चा पूछता है कि सर अलाउंस में और परक्विजिट में फर्क क्या होता है। तो मैंने जवाब दिया कि जैसे कन्वेंस अलाउंस है तो आने जाने के लिए वो आपको क्या करता है, कैश दे देता है कि मेरी तरफ से आप एक फिक्स अमाउंट ले लो, आप इसी में गुजारा करोगे। लेकिन अगर वो कैश ना देके आपको बोले कि ये लो कार, आपको कन्वेंस चाहिए, कार ही ले जाओ हमारी, या बाइक ले जाओ हमारी, ये स्कूटर ले जाओ हमारा, तो उसने आपको जो कार फैसिलिटी दे दी, ये क्या बन गया, परक्विजिट। जैसे आपने पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस, क्या था,
कि आपको किराए का मकान चाहिए, आप मेरी तरफ से पैसे ले लो किराए के, आप चाहे किराए के मकान में रहो, जहां मर्जी रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको मकान चाहिए और वो आपको मकान ही दे दे, रेंट फ्री क्या हाउस, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, परक्विजिट। शॉर्ट में ये इन कैश होता है और परक्विजिट इन काइंड होता है। परक्विजिट इन क्या होता है, काइंड। तो अब हमने इनकम टैक्स से लास्ट क्लास में ये पूछा था कि परक्विजिट अलाउंस के बारे में तो आपने खूब बताया कि 3 तरह की लिस्ट होती है, ये ऐसे परक्विजिट के बारे में बताओ क्या रूल है। तो यहां इनकम टैक्स ने परक्विजिट को भी 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया कि परक्विजिट 3 तरह के बताए थे। परक्विजिट को शॉर्ट में पक्स कहते हैं। पहला उसने क्या बताया, विच आर फुली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी एंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब एक नई बात समझ में आई कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किसे कहते हैं और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैसे कहते हैं। सेकंड, विच आर फुली एग्जाम्प्ट फॉर ऑर्डिनरी एंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और थर्ड उसने पढ़ाया विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो एक नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में आ गया, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपके दिमाग में बात ये बैठाई थी कि ऑर्डिनरी होता है गरीब एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड होता है अमीर एम्प्लॉय। तो उसने कहा कि कुछ ऐसे परक्विजिट होते हैं जो अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल। कुछ ऐसे परक्विजिट होते हैं जो अमीर और गरीब दोनों के लिए क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। और कुछ ऐसे परक्विजिट होते हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए क्या होते हैं, टैक्सेबल। तो 3 तरह के परक्विजिट होते हैं। लेकिन फिर भी हमने इनकम टैक्स से जब ये पूछा कि आप अमीर एम्प्लॉय किसे मानते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जो 3 में से कोई एक शर्त मान लेता है। बताओ पहली शर्त क्या है, वो डायरेक्टर एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी के अंदर, डायरेक्टर एम्प्लॉय। अच्छा मान लो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बिजनेस। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया था उसने, एटलीस्ट 20% शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जिस कंपनी में आप सर्विस करते हैं उसी कंपनी के प्रॉफिट में आपका 20% हिस्सा है, तो हम मानेंगे कि आप अमीर एम्प्लॉय हैं। हालांकि तीसरी बात पे उसने कॉमेडी शो स्टार्ट कर दिया कि जिनकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है वो सभी अमीर एम्प्लॉय हैं। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि बेकार की बात की है। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। अब हमने इस लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें पहला परक्विजिट उसने हमें क्या बताया था, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एक्विटेशन। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, इसका यूं समझिए कि जैसे ये एक कमरा आपको दे दिया, अब उस कमरे की कौन सी वैल्यू पे टैक्स, देखो लिखा तो फुली टैक्सेबल है बट किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, तब उसने एक टॉपिक छेड़ दिया था, वैल्यूएशन ऑफ क्या, रेंट फ्री हाउस। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे वैल्यूएशन करेंगे, मान लो ये कमरा आपको एम्प्लॉयर ने दे दिया कि इसमें रहो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस पर टैक्स लगेगा। तो एक बच्चे ने बोला कि सर इस कमरे की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 15 करोड़। अब ये बताइए 15 करोड़ की इनकम पे अगर एम्प्लॉय टैक्स देगा तो एम्प्लॉय तो बिक जाएगा। इसलिए मकान की वैल्यू ऐसे नहीं निकाली जा सकती, उसकी वैल्यूएशन करने के इनकम टैक्स ने अपने तरीके बताए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो तरीका अलग है, और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरीके अलग है। बताओ गवर्नमेंट के केस में क्या था, लाइसेंस फीस ऑफ हाउस एज पर रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में जब गवर्नमेंट मकान देती है तो उस मकान की टैक्सेबल वैल्यू पहले ही बता देती है कि भैया इस वैल्यू पे क्या लगेगा, टैक्स, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसने कहा था कि सर पहले देखो कि कौन सा शहर है। अब शहर भी 3 तरह के बता दिए, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख और 25 लाख के बीच में है, जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। 3 तरह के शहर है कि आपको अगर मकान मिला है तो कौन से शहर में मिला है। हमने कहा इस शहर में मिला है। कह रहा अच्छा इस शहर में मिला है तो ये बताओ एम्प्लॉयर का अपना मकान है या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है। इस शहर में मिला है तो बताओ एम्प्लॉयर का अपना मकान है या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है। अगर इस शहर में है तो एम्प्लॉयर का अपना मकान है या उसने किराए पे लेके दिया। अच्छा अगर अपना मकान हो तो इस केस में रूल क्या था, 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अगर इस शहर में अपना मकान है तो 10% और इस शहर में अपना तो कितना 15%। लेकिन अगर किराए का मकान है तो कह रहे सर किराए का मकान किसी भी शहर में हो एक ही रूल काम करता है। क्या रूल काम करता है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जितना रेंट पे करता है और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, कौन से शहर में मकान मिला है।
अगर आपको मकान किसी ऐसे शहर में दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो ये रूल काम करेंगे। अगर आपको मकान 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। जिस मकान में आप रह रहे हैं आपकी सैलरी देखी जाएगी, उसका 7.5% निकाला जाएगा, जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमारा जब HRA था तो उसमें उस पर्पस के लिए सैलरी अलग थी, मतलब हम क्या बिल्कुल अलग थी, आज सैलरी बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, इसके सैलरी फॉर दिस पर्पस में बताना क्या क्या आता है। बेसिक पे, क्लियरनेस अलाउंस। हाँ, एक तो बेसिक पे आता है। अच्छा, बेसिक पे तो हमेशा आता है। एक डीए आता है, ये भी हमेशा आता है। अगर ब्रैकेट में क्या लिखा हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। आपको मैंने इसकी 2 और अल्टरनेटिव लैंग्वेज लिखवाई थी, तो वो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या आती है, कमीशन। यहां पर एनी आती है, जबकि एचआरए में जो कमीशन आती है वो फिक्स परसेंटेज वाली आती है। इसके बाद यहाँ ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है वो सारे आते हैं, लेकिन ओनली टैक्सेबल पार्ट, उनका टैक्सेबल पार्ट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी मतलब होता है पैसा, कि आपको कोई और, हाँ बोनस भी आता है इसमें, एक बोनस लिखना भूल गया, बोनस भी आता है। और एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट, कोई और मॉनेटरी बेनिफिट मिला हो अदर देन परक्विजिट, लेकिन वो परक्विजिट नहीं होना चाहिए। अब हमारे सामने अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि हम अभी, क्योंकि परक्विजिट की लिस्ट ही हमें नहीं मालूम। परक्विजिट की लिस्ट 3 तरह की होती है, और अभी तो हम इसी टॉपिक पे बैठे हुए हैं। तो परक्विजिट की लिस्ट जिस दिन हमारी पूरी खत्म हो जाएगी उस दिन ये मॉनेटरी बेनिफिट पे जरूर बात करेगा, क्योंकि उसने साफ बोला है कि ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए जो परक्विजिट की लिस्ट में ना आता हो। देखेंगे इसका कौन सा सोल्यूशन निकल कर आता है, क्या है क्या नहीं। बोलो बच्चों, उसमें है इस सैलरी का हमें करना होता है, और हम इसी की प्रैक्टिस लास्ट क्लास में कर भी रहे थे। तो आज क्या कर रहे हैं, आज एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। उससे क्या होगा, जो पिछली क्लास का हमने पढ़ा था वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आज हमें पढ़ना है वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक, क्या पढ़े, कह रहे देखो सर, ये एक मिस्टर ए है और ये कहां रहता है, कह रहे सर ये रहता है दिल्ली। और ये क्या है, कह रहे सर ये मार्केटिंग पर्सन है। तो मार्केटिंग पर्सन के साथ क्या होता है, मार्केटिंग पर्सन, जो एक्सपर्ट मार्केटिंग पर्सन होते हैं ना, उनको एक मार्केट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, तो दिल्ली के अंदर पहले मार्केटिंग पर्सन आएंगे, मार्केटिंग रीड करेंगे, देखेंगे बायर कौन है, फिर देखेंगे कंज्यूमर कौन है, फिर देखेंगे बायर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है कि इसकी जगह बनाई जाए, कि हाँ भाई इस चीज की जरूरत है। तो मार्केटिंग के लिए वो पूरा सेटअप बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसकी डिटेल कंपनी में भेजते हैं कि हाँ जी यहाँ हमने रीड किया है, यहाँ प्रोडक्ट की डिमांड बनाई जा सकती है, तो आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट यहाँ ला सकते हैं। उनकी कमेंट के ऊपर कंपनी उस शहर में अपना प्रोडक्ट लेकर आती है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, मार्केटिंग पर्सन होते हैं, इनको शहर टू शहर, मान लो दिल्ली में उनका काम हो गया, उन्होंने मार्केट सेटल कर दी, अब हम लगे आप जयपुर जाओ, तो जयपुर में सेटल हो गया, अब आप वहां चले जाओ। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल जॉब। इनकी टेम्परेरी जॉब होती है, मतलब एक शहर में टिकते नहीं है ये लोग। या यूं भी कह सकते हैं कि मैं बात ऐसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो भी एक जगह नहीं टिकते, उनकी भी हर 3 साल बाद 2 साल बाद ट्रांसफर होती रहती है। अब ये बात बताने के पीछे मैं रीजन समझा दूं कि है क्या रीजन। सपोज करो ये दिल्ली में रहता है और इसका जो पोस्टिंग है वो जयपुर हो गई, और हमने इसको ये बोल दिया कि आप जयपुर जो है वो 3 महीने के लिए जाएंगे, फिर आपको देहरादून जाना है, फिर आपको यहां जाना है, वटेवर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब ये यहां से अगर यहां ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये बताओ सबसे 3 महीने के लिए जिस आदमी ने रहना हो, तो वो एक टेंशन में आ जाता है कि भाई मैं रहूंगा कहां। तो हमने बोला हम आपको HRA दे देंगे। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसने कहा सर जयपुर में जाके पहली बात तो 3 महीने मुझे काम करना है। अब मैं किसी शहर में अगर नया हूं तो मुझे किराए पे मकान मिलना भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि लोग जान पहचान से किराए पे मकान रहने के लिए देते हैं। कॉमर्शियल डील तो मैं करने जा नहीं रहा किसी के साथ। तो सर आप एक काम करो, मेरे रहने का इंतजाम करा दो। तो कंपनी का अच्छा चलो कोई बात नहीं, जयपुर में हमारा ही एक मकान है, हम वो आपको दे देंगे। बताओ इसे क्या बोलेंगे, रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। बस इतना बता दो, ये चला तो जाएगा मकान में, सामान कहां से लाएगा। रहने को बेड चाहिए, AC चाहिए, बर्तन चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। तो इसने कंपनी को बोला सर आपने मुझे मकान तो दे दिया और मेरी जॉब है ट्रांसफरेबल,
मैं ऐसे ले लेके तो सामान घूमूंगा नहीं। तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को एक बात बोलती है कि तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हें फर्निश्ड हाउस देंगे, मकान भी देंगे, साथ में क्या देंगे, सामान। इसका मतलब आज मकान तो मिला है, प्लस साथ में आपको हाउस इक्विपमेंट भी मिले। क्या मिला बेटा, हाउस इक्विपमेंट। अब जरा हाउस इक्विपमेंट का नेचर देखो। हमने कंपनी से पूछा आप क्या करोगे, कंपनी कहती है देखो सर ऐसा हो सकता है क्या कि जो जो चीजें मांगेगा, ये एसी मांगेगा हम एसी खरीद के दे देंगे, ये बेड मांगेगा हम बेड खरीद के, ये फ्रिज मांगेगा हम फ्रिज खरीद के दे देंगे। तो किसी ने कंपनी कहा साहब ये तो फिर देहरादून चला जाएगा, फिर तो आपका सारा सामान क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कंपनी अच्छा एक काम करते हैं, हम ये सारी चीजें इसे किराए पे लेके भी दे सकते हैं, रेंटल। बोलो हाँ है ना। तो आपको एक बात समझनी है कि अगर कोई कंपनी हाउस इक्विपमेंट दे रही है, घर का सामान दे रही है, तो सामान देने के दो रास्ते हैं कंपनी के पास। या तो कंपनी खरीद के आपको सामान दे दे, या फिर किराए पे लेकर आपको सामान दे दे। तो इनकम टैक्स कहता है कि मतलब आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि अगर आपको मकान के साथ सामान मिला है तो इसका नाम पड़ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। क्या पड़ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस लिखो आप, वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस, हेडिंग डालो एक। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है कि क्वेश्चन के अंदर मकान दिया गया है, मकान के साथ साथ सामान भी दिया गया है, तो ऐसे मकान की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। स्टेप 1 लिखिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। आप उस क्वेश्चन में एक काम ये करना कि सबसे पहले ये पता लगाना कि अगर सिर्फ मकान ही दिया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती। अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू निकालने के तरीके आते हैं आपको। यस, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो यही था, वैल्यूएशन ऑफ क्या, अनफर्निश्ड हाउस। अब लिखो स्टेप 2, एड 10% ऑफ कॉस्ट of house equipment, add 10% of cost of house equipment if purchased by employer, if purchased by employer। अगर एम्प्लॉयर ने आपको घर का सामान खरीद के दिया है तो जितने का सामान उसने खरीदा है उसका कितना परसेंट ऐड करोगे, कितना परसेंट ऐड करोगे, 10%। और मैं एक वर्ड यहां पे हाईलाइट करूंगा, 10% ऑफ क्या लिखा है, कॉस्ट। और तुम कॉमर्स के बच्चे हो तो तुम्हें एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस होता है। क्या होता है, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। मैंने कहा देख मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब तू न्यूमेरिकल करेगा ना तो न्यूमेरिकल में कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि कॉस्ट बता देता है कि कॉस्ट है 50,000 रुपए, फिर उसकी बुक वैल्यू बता देता है कि जो उसकी बुक वैल्यू है वो है 30,000 रुपए। सर बुक वैल्यू किसे कहते हैं, मैंने कहा बेटे बुक किससे कहते हैं, बैलेंस शीट को। बुक किसे कहते हैं, बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखते हो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखते हो या डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले लिखते हो। इसका मतलब अगर ये 30,000 रुपए बोल रहा है तो शायद इसी को कुछ पढ़े लिखे लोग रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। बोलो हाँ ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो बताओ तुमने इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो उसको हाउस इक्विपमेंट दी है उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है। जब कंपनी ने उसको क्या दिया, मकान दिया, तो सामान भी दिया। अब जिस डेट पे उसे सामान दिएगा उस डेट पे उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 30,000। अब तुम मुझे बताओ एक्ट में क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है या 10% ऑफ बुक वैल्यू लिखा हुआ है। तो तुम 10% 50,000 का निकालोगे, हाँ या ना। ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन हो जाता। कब, कह रहे सर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू नील होती है। कैसे, डेप्रिसिएशन लगाते लगाते खत्म हो गई, पर एसेट्स तो आज भी है। एक एसी खरीदा आपने कहा जी 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगा, 5 साल तक आप उसके ऊपर क्या लगाते रहे, राइट ऑफ। तो जब 5 साल बाद वो एयर कंडीशन उड़ जाएगा हवा में, वो तो अभी भी लगा हुआ है और कमाल की बात है कूलिंग भी कर रहा है। बोलो हाँ है ना। तो ऐसे तो लगा हुआ है वो, लेकिन उसकी बुक में रिटर्न ऑन वैल्यू क्या हो गई, 0। बताओ 10% ऑफ व्हाट, क्योंकि इक्विपमेंट तो दिया, इक्विपमेंट तो आपको दिया है।
आप एसी का यूज तो कर रहे हैं, तो तब भी 10% ऑफ क्या करेगा, कॉस्ट। इसीलिए मैंने ये वर्ड हाईलाइट किया कि बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, वो सामान देगा, उसका रिटर्न ऑन वैल्यू भी कई बार बता देगा, तो घबराना नहीं, 10% कॉस्ट का ही लगाना, हमें उसकी बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। चलिए स्टेप थर्ड, अब क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड देखिए, ऐड एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट, add actual amount of rent paid by employer, actual amount of rent paid by employer for house equipment, for house equipment। यहां पर ब्रैकेट में लिखो, if equipment taken on rent by employer, अगर वो इक्विपमेंट एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखे हैं तो यहां पर आप ये ऐड करेंगे। अच्छा बताओ, एम्प्लॉयर आपको जो सामान देगा, सामान देने के दो तरीके हैं, या तो वो आपको खरीद के देगा या फिर किराए पे लेके देगा। अगर खरीद के देगा तो क्या करोगे, और अगर आप किराए पे लेके देगा तो क्या करोगे। तो सर क्या एक ही ऑप्शन होता है, मैंने कहा नहीं, दोनों हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय कहता है देखो सर एसी किराए पे दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बेड किराए पे लेके दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो किचन एसेसरी है वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं यूज नहीं लूंगा, वो खरीद के देना पड़ता है। सो एनीवे, दोनों चीज क्वेश्चन में आ सकती हैं, किराए का सामान भी आ सकता है और खरीद के भी दे सकता है। क्या करें, कह रहे ये जो कॉलम आपने मेंटेन किया है, ये जो तीन चीजें, अगर मैं इन तीनों चीजों का टोटल कर दूं, इस टोटल को बेटा हमारे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। यानी कि हम पिछली क्लास में जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ क्या था कि मकान की वैल्यू थी, लेकिन आज वो सामान भी डाल रहा है क्वेश्चन में, ये भी आ जाएगा। एनी डाउट। अब बढ़िया बात सुनो आप, एक एम्प्लॉयर ने कहा वैसे वैसे है, मैं आपको मकान दे रहा हूं। हमने कहाँ दे रहे हो, कह रहा अभी कहाँ रहते हो आप, हमने अभी तो हम जमुना पार में रहते हैं, और जमुना पार में भी रहते हैं हरगोविंद इंक्लेव में। उसने कहा मैं आपको मकान दे रहा हूँ जीके में, ग्रेटर कैलाश में, हमारा अपना मकान है, आप वहां जाओ आराम से रहो, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो हम आप कंपनी के गुडविल का सवाल है तो अच्छी जगह रहो, क्लाइंट मिलने आएंगे आपसे। हमने कहा सर थैंक यू। कह रहे थैंक यू कोई बात नहीं है, उसके लिए हम आपसे 10,000 रुपये चार्ज करेंगे। कितने रुपए चार्ज करेंगे। इसने कहा सर फिर फैसिलिटी क्या हुई, आपने मुझे मकान दिया उसके बदले आप मुझसे किराया ले रहे हो। तो उसने कहा भाई साहब जीके में जहां मैं आपको मकान दे रहा हूं ना, अगर मार्केट में गए तो 1 लाख रुपए से कम किराया नहीं है, और मैं तुमसे कितना ले रहा हूं, बताओ ये फैसिलिटी है या नहीं है। फैसिलिटी है, अभी भी ये फैसिलिटी है, अभी भी ये परक्विजिट है। तो यहां पर क्वेश्चन ये कहता है, एक्ट कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में नहीं दे रहा, आपसे क्या करता है, चार्ज। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर फॉर हाउस और फॉर हाउस इक्विपमेंट, मे बी हाउस का चार्ज करता हो, मे बी हाउस इक्विपमेंट का, स्टेप 4 आ जाएगा यहीं पर। लिखिए स्टेप 4 और यहां पे लिखिए लेस रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, रेंट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर may be for house or for house equipment or for house equipment। तो जितना अमाउंट वो चार्ज कर रहा है वो इसमें से क्या कर दोगे बेटा, माइनस। सर माइनस करने के बाद अब जो बचा, कह रहा माइनस करने के बाद अब जो बचा है इसका नाम रखेगा वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। और ये जो अमाउंट अब आपका निकलेगा, ये वाला अमाउंट आपका जाएगा टैक्सेबल सैलरी के अंदर। टैक्सेबल सैलरी में अब आप अलग अलग दिखाओगे, ये वाला अमाउंट टैक्सेबल सैलरी में काउंट होगा।
आज थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम। पिछली क्लास में मकान दिया था, आज मकान के साथ साथ सामान भी दे रहा है। अच्छा, सामान दे रहा है तो ये पता चला कि वो खरीद के दिया या किराए पे। अच्छा, मकान में भी तो यही था, मकान या तो उसका अपना था, खरीदा था उसने, या फिर किराए पे लेके दिया था। ऐसे ही हाउस इक्विपमेंट में होता है। चार्ज कर रहा है तो उठाई क्या कर देगा, माइनस कर देगा। पहले ये बताओ, ये रूल समझ में आया मेरे बच्चों? एनी कंफ्यूजन? गुड। अब अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो बताओ, ये क्या लिखा है? वैल्यूएशन ऑफ क्या लिखा है? फर्निश्ड हाउस। अब वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप मेरे सामने, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं। असाइनमेंट में आप पीछे नेक्स्ट पेज पे होगा फर्निश्ड हाउस, नहीं तो यहां से पढ़ लो। सिर्फ एक निगाह मार लीजिए आप पहले, और निगाह मारने के बाद अगर आपको लगता है कि सर इसका तो मीनिंग ही नहीं पता, तो करेंगे कहां से? सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। और ये शॉर्ट फॉर्म ज्यादा एग्जामिनर यूज करता है। जैसे डियरनेस अलाउंस को शॉर्ट में ज्यादा क्या बोलता है? डीए। ऐसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को शॉर्ट में सीसीए लिख देता है कई बार। तो इसलिए मैंने जानबूझ के इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में लिखे हुए सभी वर्ड से आप फैमिलियर हैं? चलो ठीक है, हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। चलिए सानिया जी बताइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बेसिक पे के बारे में इनकम टैक्स क्या कहता है? फुली टैक्सेबल। तो इंटू 12, 3 लाख रुपए पूरे पे टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट, डियरनेस पे। डियरनेस पे कितना है? 20% ऑफ बेसिक पे है, इस पे टैक्स लगेगा क्या? तो ब्रैकेट में वो तो लिखा नहीं हुआ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। हाँ, वो तो सैलरी फॉर दिस पर्पज निकालते हैं, तब सोचते हैं कि ब्रैकेट में कुछ लिखा है या नहीं। यहां तो उठा के फुली टैक्सेबल ठोक देगा। तो यहां पर अमाउंट हुआ 60,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्या लिखा है? कमीशन। कमीशन टैक्सेबल होती है क्या? यस सर। ये कह रहा है सर मैं 36 लाख की आपने सेल की है, इसके ऊपर 1% आपको कमीशन दूंगा, यानी कि 36,000 रुपीज की कमीशन है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या लिखा है? सीसीए। ये कह रहा है 100% मैंने ऑफिस के काम से ही खर्च कर दिया, पर मुझे ये बता दो सीसीए आता कौन सी लिस्ट में? मुंह मत बना, कौन सी लिस्ट में आता है? फर्स्ट। आप अलाउंस की लिस्ट खोलो, मैं बार बार टोकता हूं आपको कि अलाउंस की लिस्ट रट लो, तो मेरी बात मान ही नहीं रही। तुम्हें लग रहा है कॉमेडी शो चल रहा है कि चलो मैं, अरे वो उसको देख के कह रहा था, वो ना वो मतलब डाउटफुल हो गए थे, आप बोल ना। आप अगर अलाउंस की लिस्ट को वीक रखोगे ना, आपका पूरा इनकम टैक्स का सैलरी वीक हो जाएगा। आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं कहीं भी चला जाऊं सैलरी में, वो आपको परेशान कर देगा। इसलिए आप वो लिस्ट प्लीज याद करें आप, ठीक है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो, और वो उसको कहता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ एग्जेम्पशन है। पर हाँ, वो भी हैंडीकैप और ब्लाइंड के लिए। तो लॉ में जो, और वो भी वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अगर आपको है नहीं हाँ, तो 10,000 और 70%, हाँ वो अलग हो जाता है। कन्वेंस अलग चीज बताई गई है, बिल्कुल ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, देखो इनकम टैक्स में यही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सप्लेनेशन ढंग से दे पाते हैं, जो मतलब एक्ट पढ़ के बता रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार टीचर को लगता है कि भाई कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट सेम है, ट्रैवलिंग और कन्वेंस में डिफरेंस नहीं पता होता ये लोगों को, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप सही चलते रहो, बस मैं आपको चलाए ले जा रहा हूँ।
पर हाँ, अगर आपने मेरी कहने में नहीं माना, जैसे आप नहीं मान रहे पिछले 2-3 क्लास से कि आप डायरेक्ट क्लास में आके बैठ जाते हैं लेकिन अलाउंस की लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते, तो आप फंस जाओगे। न्यूमेरिकल करते करते प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलिए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्योंकि पहली लिस्ट में आता है, मुझे ये बात पता है, और पहले लिस्ट में इनकम टैक्स पहले ही बोल चुका है फुली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आप मैं देखूंगा भी नहीं आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो बेकार की बात है मेरे लिए। तो सीसीए लिखते हैं 2000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 24,000 रुपए टैक्सेबल है। चलिए, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस एंड बैक। बताओ क्या होगा इसका। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए क्या रूल पढ़ा है आपने, पर वो कब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय या ट्रांसपोर्ट कंपनी। नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल लिस्ट तो है ही नहीं। ये तो वैसे फर्स्ट टाइम वगैरह के लिए होता है। नहीं होता तो है, हाँ, पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें देखो, पहले किसी कंपनी में काम करता ही, कुछ लिखा तो है नहीं इसके अंदर। पहले एक पुराना रूल था, ये पुराने रूल से शायद सॉल्व हुआ होगा। पहले रूल था कि अगर होम टू ऑफिस एंड बैक के लिए आपको अलाउंस मिला है तो 800 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन मिलती थी, लेकिन अब वो रूल बदल दिया है। अब उन्होंने बोला है कि सर हैंडीकैप और ब्लाइंड अगर आप हो तभी एग्जम्पशन मिल सकती है होम टू ऑफिस एंड किसके लिए, बैक के लिए। अदरवाइज क्या रूल है, अदरवाइज ये क्या है, फुली टैक्सेबल। अदरवाइज ये क्या है, फुली टैक्सेबल। हाँ, अब नॉर्मल समझ आया, वेरी गुड। देखो इधर लिखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अरे मुझे मालूम, अलाउंस और वो वाला कौन सा था, 70% वो जो कम होगा उसमें से वो वाला, और जो उसमें से कम होगा वो लेंगे। लिखिए, if it is provided by transport company or if it is provided to cover the distance between home to office and back। नोट करो, आप क्लियरिटी करना चाहते हैं तो क्लियरिटी करो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनकम टैक्स कहता है कि अगर इस पर्पस के लिए मिला है कि ऑफिस से घर चले जाओ और घर से ऑफिस आ जाओ, इसमें जो किराया खर्च होता है उसके लिए दिया है मैंने, तो रूल अलग है। और अगर आपको किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिया है, यानी कि जैसे जो ट्रांसपोर्ट के साथ इंप्लॉय चलते हैं, ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे स्टाफ होता है ट्रेन का, उनके लिए है तो रूल अलग है। अगर इस पर्पस के लिए मिला है होम टू ऑफिस एंड बैक के लिए, तो इन केस ऑफ हैंडीकैप और ब्लाइंड पर्सन, अगर आप हैंडीकैप है या ब्लाइंड पर्सन है, डम है, डेफ है, ठीक है, ऐसे केस के अंदर एग्जेम्प्ट अप टू ₹3200 पर मंथ। एग्जेम्प्ट अप टू ₹3200 पर मंथ, 3200 रुपए तक ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप हैंडीकैप और ब्लाइंड नहीं है, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो ये फुली टैक्सेबल है। तो क्या है ये बेटा, फुली टैक्सेबल। वो चेंज कर लो, 3200 कर दो उसको, ठीक। अब वो भी एग्जाम, मैंने बोला ना पुराना रूल है, तो अब ये अब नया रूल मैं लिखवा रहा हूं आपको यहां पर। लेकिन अगर आपको ये अलाउंस किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिया है तो रूल है 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जितना आपको मिल रहा है, और 10,000 रुपए पर मंथ, whichever is less is exempt from tax, whichever is less is exempt from tax। इन दोनों में से जो कम होगा वो exempt होगा। तो भैया अब ऊपर लाओ, टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस एंड, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसका पर्पस यही दिया गया। हाँ, पर्पस अगर मेंशन कर दिया तो वह ये वाली कहानी लेगा, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिया तो ये हुआ। अब एक बार दोबारा पढ़ लो, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पक्का? अब तुम बताओ कि तुम जिस क्वेश्चन को कर रहे हो, तुम्हारा सामना इसमें किससे हो रहा है? तुम्हारा सामना, हाँ, इस वाले केस से हो रहा है तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
कवर द डिस्प्ले होम टू ऑफिस एंड बैक, और हैंडीकैप और ब्लाइंड ये है नहीं, तो इसका मतलब आपके लिए क्या है, ये फुली टैक्सेबल। बच्चों को समझ में आ रही है बात? तो चलो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। अच्छा ये लीजिए, रुक गए एक मिनट। इसी में आएगा हैंडीकैप और ब्लाइंड वाले में, हैंडीकैप, ब्लाइंड, डम, डेफ, इसी में इंक्लूड। This is bio. देखो सर्वेंट और हेल्पर में फर्क होता है। जैसे सपोज करो कि कुक है, ठीक है, या सफाई वाला है, ठीक है, तो ये है सर्वेंट अलाउंस। और अभी मैं मान लो कि मैं कहूँ कि भाई मेरे को एक असिस्टेंट रखना है यहाँ पे जो अकाउंट्स का काम थोड़ा संभाल ले, तो वो मेरा सर्वेंट थोड़ा ना है, क्या है, मेरा असिस्टेंट, हेल्पर है वो। तो ये फर्क होता है सर्वेंट में और हेल्पर में। क्लियर है? तो बताइए आपके पास न्यूमेरिकल में कितना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 2000 रुपये पर मंथ, तो ये उठा के फुल टैक्सेबल कर देगा इसको नए रूल के हिसाब से। तो 2000 पर मंथ इंटू 12, 24,000 रुपये फुली टैक्सेबल। चलो बेटा नेक्स्ट बताओ कौन सा अलाउंस है, प्रोजेक्ट अलाउंस। बताओ कहां करोगे इसका, प्रोजेक्ट अलाउंस को फुली टैक्सेबल क्यों ले रहे हो, कौन सी लिस्ट में ले रहे हो आप? हाँ जैसे ना ये रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ये प्रोजेक्ट अलाउंस इस लिस्ट में कवर हो जाता है, तो ये सेकंड लिस्ट का पार्ट माना जाता है कई बार। तो सेकंड लिस्ट का अगर ये पार्ट लिख लो, प्रोजेक्ट अलाउंस, रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस, अब वो देखना पड़ेगा कि कहानी क्या है क्वेश्चन में। अगर सेकंड लिस्ट में आता है तो ये रूल है कि जितना ऑफिस के लिए खर्च करोगे उतना क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। अब इसके बारे में कुछ लिखा तो है नहीं। अब एक नई टेंशन हो गई कि सर ये बताइए कि जैसे मान लो कन्वेंस अलाउंस है, अब लिखा ही नहीं कि ऑफिस के लिए कितना खर्च किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर मेंशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मारो गोली, बुक ये कहती है, यानी कि बीकॉम लेवल पे या अगर आप आईपीसीसी लेवल पे पढ़ रहे हैं तो ये कहा जाता है कि भाई जो काम जिस काम के लिए दिया गया था मानेंगे उसी काम के लिए खर्च हो गया। कन्वेंस अलाउंस किस लिए दिया गया था कि ऑफिस के काम से आप कहीं जाएं तो इतना पैसा खर्च होगा, तो हम मानेंगे 100% यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। क्या मानेंगे? और अगर आपने ये मान लिया है कि सारा ही ऑफिशियल पर्पस के लिए तो ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो लिखिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड। की साइलेंट केस है, अगर सेकंड वाली लिस्ट के हिसाब से तो वो फुली एग्जेम्प्ट कर देंगे। हमारे केस में फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड, क्या लिखा हुआ है, रेंट फ्री हाउस। अब देखो एक बढ़िया बात है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली। तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। अलोंग विद फैसिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, हाउस, एक मकान दिया है साथ में सामान भी दिया है। आगे बढ़ो, क्या फॉर द कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। चलो मुझे कोई बच्चा कॉस्ट का मतलब बता सकता है? परचेज प्राइस, कि खरीद के दिया है 1,20,000 रुपए का। चलो कोई बात नहीं। एम्प्लॉयर आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड क्या, एयर कंडीशन, फॉर द कॉस्ट ऑफ रुपीज क्या, 25,000 और 30,000। तो सीधे ही बोल देता, लेकिन तीन चीजें उसने खरीद के दी हैं उसको। मुझसे क्या करा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्या, फर्निश्ड हाउस एंड क्या, टैक्सेबल सैलरी। तो चलो ठीक है, आप यहां आ जाइए। आप पहले मेंशन होगा, वरना हम अज्यूम करेंगे 25 लाख से ज्यादा, क्योंकि हम इंडिया में हैं। कोई भी सिटी को हम अज्यूम करेंगे फिर 25 लाख। और क्या करें, हमारे पास रास्ता ही नहीं है। या हम अपने जीके बढ़ाएं, वो है नहीं। लिखिए रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, सॉरी नहीं ऐसे लिखा, हाँ, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। यहां लिखिए वर्किंग नोट। अब ये बताओ मकान की वैल्यू निकालनी है, फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो मैं वर्किंग नोट में जा रहा हूं और आप मुझे वर्किंग नोट में ये बताओ बच्चों कि पहले स्टेप 1 में क्या निकालोगे। स्टेप 1 बताओ, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब हाँ, पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब ये देखें तो पूरी टेबल समझनी पड़ेगी कि मकान कहाँ है। तो आपने बोला कि मकान तो 25 लाख से ज्यादा वाले शहर में है, बोलो हाँ है ना।
अच्छा 25 लाख से ज्यादा शहर में बताओ एम्प्लॉयर का अपना मकान है या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है? अपना मकान है। अपना मकान है तो कितना % टैक्सेबल है? तो उसके लिए पहले मुझे सैलरी फॉर दिस पर्पस चाहिए, तो भैया वर्किंग नोट के नीचे लिख लो सैलरी फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए सैलरी में क्या क्या आता है, तो पहले मैं लिख देता हूं। बेसिक पे आता है, डीए आता है, कमीशन आता है, बोनस आता है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं और मॉनेटरी बेनिफिट आते हैं। ये आता है भाई सैलरी में। अब जो जो चीजें आती हैं वो मैं लिखता चलता हूं। तो भैया बेसिक पे मुझे कितनी मिली है? 25,000 पर मंथ, तो 3 लाख की बेसिक पे है। अच्छा ये बताओ कि डीए यहां पर हमेशा आता है क्या? फॉरेन पार्ट लिखा होना चाहिए, और मुझे लग नहीं रहा क्वेश्चन में फॉरेन पार्ट लिखा है, तो डीए नहीं आएगा वैसे यहाँ पर। कमीशन, कमीशन तो यहाँ वैसे भी एन ही आ जाती है, तो 36,000 आएगी। बोनस है नहीं क्वेश्चन में। अलाउंसेस कौन कौन से जरा देखना, अलाउंस कौन कौन से आपके पास, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट 2 ही अलाउंस है, एक सिटी कंपनसेटरी, एक ट्रांसपोर्ट, और कोई है, तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 48,000 आ गया, तो यहां पर आप लिखिए 48,000। मॉनेटरी बेनिफिट अभी है नहीं हमारे पास, टोटल करते हैं इनका कितना आ रहा है। 3,36,000, 48,000, 3,84,000। 3,84,000 का 15% निकाल देते हैं। इसका 15% मैंने निकाल दिया 3,84,000 का, ये आ रहा है 57,600। ये जो 57,600 आपने निकाला है, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। 57,600। एक बार देखो बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मकान की तो वैल्यू निकाली है अभी आपने, सामान की कहां निकाली है? फर्निश्ड हाउस में तो सामान भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये तो स्टेप 2 मैंने क्या बताया था? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस इक्विपमेंट इसमें ऐड करेंगे, तो 10% ऑफ कॉस्ट। अब अगर देखें तो कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट है 1,20,000, 1,50,000, 1,75,000, तो 1,75,000 का 10% ऐड कर दो इसमें। ठीक है। अब ये बताओ इसमें स्टेप 3 लिखना सही है? वो क्यों नहीं सही है? कहते वो तो जब आता है जब रेंट पे लेके सामान दिया हो। रेंट पे लेके उसने सामान दिया नहीं है, रेंट पे लेके उसने सामान दिया नहीं है, तो यानी कि ये वाला स्टेप क्या हो गया? बेकार। तो मुझे एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अच्छा बताओ स्टेप 4 लिखने की जरूरत है मुझे। स्टेप 4 क्या होता है? लेस, अगर एम्प्लॉयर आपसे कोई रेंट चार्ज कर रहा हो, क्वेश्चन में जो वो रेंट चार्ज कर ही नहीं रहा, तो मैं क्यों लिखूंगा क्वेश्चन के अंदर? यानी कि मेरा जो आंसर है वो स्टेप यानी कि 2 स्टेप के अंदर ही आ चुका था, तो मैं सीधा इस वैल्यू को लिखूंगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, जो फर्निश्ड हाउस है उसकी वैल्यू ये मानी जाएगी 57,600 प्लस 17,500, अमाउंट आ गया 75,100। ये 75,100 उठा के आप यहां लिख दीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। अब टैक्सेबल सैलरी निकाल लेते हैं। अमाउंट आ रहा है 5,19,100। इसी को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आंसर मैं आप जो असाइनमेंट दूंगा उसमें ठीक कर लेना। लेस, अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिखूंगा एग्जाम में मैं तीनों। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरे नंबर पे एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है, ये सेक्शन 16 अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, 16(22) और तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये सेक्शन 16(111), इस तरह से बोलते हैं इसको। हाँ ये गलती है छोटे, अरे ऐसा नहीं है कि नंबर काट देंगे। हाँ नहीं तभी ऊपर हेडिंग में 16 आ गया, मतलब जैसे इसने एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोला तो मैंने इसलिए टोक दिया कि तीनों लिखने हैं तो तीनों ही लिखने हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स को प्रोफेशनल टैक्स भी कह सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स कर दी गई है 50,000। पर ये बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस का यहाँ पे कौन सा पार्ट आता है जितना एग्जेम्प्ट? अच्छा है ही नहीं तो हम क्या करें? एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्वेश्चन में है नहीं तो मैं क्या करूं? अब निकाल दो टैक्सेबल सैलरी।
तो ये माइनस करके आप बता रहे हैं आ रहा है 4,69,100। ये टैक्सेबल सैलरी है, इसी के ऊपर टैक्स लगता है, इसी के ऊपर टैक्स लगता है। आज मैं थोड़ा सा क्लास में आपको एक और बढ़िया चीज गाइड करता हूं। आप टैक्सेबल सैलरी तो निकाल ही रहे, पर थोड़ा ढंग से समझिए कि पहली क्लास में क्या हुआ कि जैसे आप लोग आए तो क्या टैक्स थोड़ा डाइसी तरीके से आपने पढ़ा, कोई इमेज नहीं है आपके दिमाग में टैक्स को पढ़ने की, ठीक। तो पहले एक इमेज भी बनाते हैं। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले हम ग्रोस सैलरी समझ रहे हो आप। और एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मेन औकात तो ग्रॉस सैलरी की है। टैक्सेबल सैलरी में कितनी चीजें माइनस करेगा वो? 3। वो तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो मेन तो रोल ग्रॉस सैलरी में खेल रहा है, ठीक है। आज सुनो आप, अब पूरी क्लास एक बात ये ध्यान से सुनो कि आखिर अगर आप इनकम टैक्स पढ़ने का मूड बना ही चुके हैं, इनकम टैक्स पढ़ ही रहे, तो ढंग से पढ़िए आप। ढंग से कैसे पढ़ें? एक बिगिनिंग, जैसे आप लोग बिल्कुल नए बच्चे हैं पढ़ने के लिए, एक एक्सपर्ट बच्चा जब इनकम टैक्स पढ़ता है तो वो डीप में जाता है हर पॉइंट के, क्योंकि वो इंट्रोडक्टिव नॉलेज ले चुका होता है। लेकिन कोई बच्चा जब पहली बार इनकम टैक्स पढ़ता है तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा होता कि कहां से वो शुरू करे और कहां पर वो खत्म करे, कैसे पढ़ा जाता है टैक्स को। तो उसने पहला सवाल ये किया कि सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमने ये पूछा कि ये बताओ कि आप हमारी इनकम पे टैक्स लोगे तो हमें वो कैसे बताना है आपको कि हमने कितना कमाया। तो इनकम टैक्स का मैं आपको एक डेट सेट कर दूंगा साल के बाद में, आप एक कागज के टुकड़े पे लिख के बता देना आपने कितना कमाया, मैं उसी के हिसाब से टैक्स ले लूंगा। अब समझने वाली बात यह है कि एक मिस्टर ए है, अब ये क्या कहता है, कह रहा देखो सर, मेरी एक तो मैं बिजनेस से पैसा कमाता हूं, और कह रहा सर और मैं शेयर मार्केट में भी खेलता हूं, और मैं लोन पे भी पैसा देता हूं, मेरी एक दुकान है मैंने किराए पे दे रखी है। तो इस तरह से आपने बताया कि मेरे पास 4 तरीके से पैसा कमाता हूं और मैंने टोटल 10 लाख रुपए कमाया। ऐसी एक मिस्टर बी है, हमने उससे पूछा वैसे आप, उसने कहा सर मैं नौकरी करता हूं बस और कुछ नहीं करता। ऐसी एक मिस्टर सी है, वो कहता है सर मेरे तो 10 तरीके हैं पैसा कमाने के, 10 सोर्स है मेरे पास। और ऐसा होता भी है, कई लोगों के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ऐसे नहीं बता सकते कि मैं यहां से कमाता हूं वहां से कमाता हूं। तो हमने कहा सर आप कोई एक फिक्स तरीका क्यों नहीं बताए थे। तो अब इनकम टैक्स ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि जब आप मेरे को बताएं कि आपने कितना पैसा कमाया है तो मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, आप उसी फॉर्मेट में बताएंगे कि आपने कितना पैसा कमाया। सर वो फॉर्मेट क्या है? हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये मैं जनरली पहली क्लास में बच्चों को बताता हूं, बट उसमें जल्दीबाजी में बात हुई तो आप लोगों ने सीरियसनेस कम रखी होगी, तभी आपका विजन नहीं बन पा रहा। तो इनकम टैक्स कहता है कि जितने भी लोग इंडिया में पैसे कमाते हैं, सारे कान खोल के सुन ले, क्या कि वो 5 ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बस पैसा कमाने के 5 तरीके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताए हैं, कोई छठे तरीके से पैसा कमा ही नहीं सकता। तो 5 तरीके क्या है? पहला तरीका, सबसे पहला तरीका इनकम फ्रॉम सैलरी। पैसा कमाने का ये पहला तरीका होता है, हम इनको ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा यहां बताना पड़ेगा, तो अब तुम थोड़े समझदार हो गए हो। कैसे समझदार हो गए? यहां पर टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट आता है। किसका अमाउंट आता है? अभी अभी तुम लोगों ने टैक्सेबल सैलरी निकाली है, बोलो हाँ ना। कह रहा सर वो वही सैलरी की पूरी कैलकुलेशन पहले कर लो, फिर जो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगा वो अमाउंट इस पेज पे भरना होता है। दूसरा तरीका लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ यहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट आएगा वो भी कौन सा आएगा? टैक्सेबल। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का भी कोई तरीका होगा। जैसे सैलरी को निकालने का तरीका है, वैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का भी एक तरीका है, वो तरीका आपको पढ़ाएगा पहले वो। ऐसे तीसरा इनकम फ्रॉम क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन बोलते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है बताओ? बिजनेस और प्रोफेशन, देखो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और बना के आपने बेच दिया, ये तो बिजनेस हुआ, बोलो हाँ है ना। या बना बनाया खरीद लिया तो ये बिजनेस हुआ। आप एडवोकेट हैं, आप बताओ आप बिजनेस करते हैं,
ये प्रोफेशन है। तो जो लोग प्रोफेशनल बिजनेस में, हम टीचर हैं तो हमारा क्या है, ये प्रोफेशन है। तो ऐसे इस बिजनेस में आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इनकी इनकम इस हेड में आती है, प्रोफेशन के हेड में। तो वो बताओ बिजनेस की यहां पे जो इनकम आएगी वो भी कौन सी इनकम आएगी, टैक्सेबल। अच्छा उसे कैसे निकालते हैं, कह रहे सर सिखाऊंगा आपको टैक्सेबल। तो हमने कहा सर हम तो अकाउंटेंसी के बच्चे हैं। कह रहे अकाउंट के बच्चे तो आपने P&L का नाम जरूर सुना होगा। हमने कहा हाँ सुना है। P&L में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। उसी नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या लगता है, टैक्स। कह रहे वो सही नेट प्रॉफिट यहां आता है। हमने कहा सही का क्या मतलब है, कह रहा सही का मतलब ये है कि जो आप अपने बिजनेस में जो अकाउंटेंसी में P&L बनाते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस P&L को सही नहीं मानता और वो उस P&L में छेड़खानी करेगा। वो कहेगा जो P&L आपने बनाया है इसमें गलतियां हैं, ये प्रॉफिट ठीक नहीं है। तो पहले हमसे वो सही प्रॉफिट निकला। इनकम टैक्स हमें P&L देखने का तरीका समझाएगा कि ऐसे देखते P&L जैसे आप 11th-12th में पढ़ के आए हो। तो P&L में छेड़खानी करता है, वो इस टॉपिक का बेस होता है। सर P&L तो बनाता है बिजनेसमैन, प्रोफेशन बनाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाता है, कह रहा है सर ये उसमें भी छेड़खानी करेगा। तो खैर एनीवे वो तब देखेंगे क्या करेगा। पैसे कमाने का चौथा तरीका लिखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्सेबल अमाउंट उसका। कैपिटल गेन मतलब हमने एक बिल्डिंग बेची, हमने कितना कमाया, हमने मशीन बेची, हमने कितना कमाया, वटएवर। और पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी कि ये एसेट से रिलेटेड है। कैपिटल गेन किससे रिलेटेड है, एसेट्स। अब इनकम टैक्स ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं ऊपर के जो 4 हेड हैं, सैलरी क्लियर है, हाउस प्रॉपर्टी क्लियर है, बिजनेस क्लियर है, कैपिटल गेन भी क्लियर है, तो कौन सा हेड क्लियर नहीं है, अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में क्या आता है, तो उसने बोला जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आता वो किस में आता है, अदर सोर्स में। और इन्हीं के टोटल को मेरे बच्चों को बोलता है ग्रॉस टोटल इनकम। अभी तुम लोग क्या बोलते हो, ग्रॉस सैलरी बोलते हो, बोलो हाँ ना। जब सैलरी का चैप्टर पढ़ो तो ग्रॉस सैलरी बोल रहे हो, पर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो सारी टैक्सेबल सैलरी निकालने के बाद सब चीज मैं इनको इसका भी नाम रखता हूं ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमने कहा फिर इसका मतलब टैक्सेबल इनकम कुछ अलग वर्ड होगा, कह रहा बिल्कुल अलग वर्ड है। तो क्या अलग वर्ड है, जैसे सैलरी में से क्या माइनस करते हो आप, डिडक्शन। कौन सी, अंडर सेक्शन 16। ऐसी ग्रॉस टोटल इनकम में से भी डिडक्शन माइनस होती है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यू तक होती है। वो 80C से 80G यू के अंदर सारी कवर होती है। 80G डोनेशन के ऊपर बनाई गई है, ठीक है ना। फिर पढ़ाएगा वो सारी आपको। अब उसमें भी एक झगड़ा है कि सवाल ये उठता है कि ये पैसा कमा कौन रहा है। हमने कहा मिस्टर राम। मिस्टर राम को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, मिस्टर राम को इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर्सन की कंपटीशन है ये। अच्छा पैसा तो पार्टनरशिप फर्म भी कमाती है, कह रहा सब बिल्कुल कमाती है। तो फर्म की कंपटीशन अलग हो जाती है। अच्छा बताओ क्या एक पार्टनरशिप फर्म नौकरी कर सकती है, तो उसमें सैलरी का हेड यूज ही नहीं होता। तभी आपको इनकम टैक्स कैसे पढ़ाया था, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी। तो जब वो डिडक्शन यहाँ 80C से 80U तक लिखता है तो कह रहा है सर 80C से 80U बहुत बड़े सेक्शन है जिनके अंदर इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी सबके लिए बातें की है। तो कुछ ऐसी डिडक्शन भी है जो इंडिविजुअल को मिलती ही नहीं। तो जब वो नहीं मिलती तो हम जब छेड़ेंगे पॉइंट तब सारी बातें करेंगे कि भाई क्या कहता है 80C, क्या कहता है 80CCC, 80CCD, 80CCC भी सारे सेक्शन बोलते हैं अपनी अपनी कहानी। अरे को मेरी बात समझ में आ रही है। ये सब माइनस करने के बाद अब जो निकलता है इसे क्या बोलते हैं, टैक्सेबल। ये वो इनकम है जिसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स। तो अब आप अपना विजन बनाइए। जैसे अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर, जैसे भी अर्षा ने क्या बोल दिया, अर्षा ने बोल दिया कि सर मैंने सुना है सैलरी का ही क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है एग्जाम में। तो पक्का है एग्जाम में, एग्जामिनर आप ये कितने, इसे बोलते हैं 5 हेड ऑफ इनकम। हमारे पास पैसे कमाने के कितने हेड है बताओ, 1 2 3 4 5। तो एग्जामिनर एक तो 2 हेड पक्का उठाएगा। एक तो तुमने कंफर्म कर दिया कौन सा, और एक हेड कौन सा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो उसने उठाया। अगर फर्म का क्वेश्चन आया बिजनेस प्रोफेशन पे ही फर्म का बनेगा ही बनेगा। अच्छा ये बताओ क्या एक आदमी जो नौकरी करता है क्या वो अपना घर नहीं बेच सकता, बेच सकता है। क्या वो किसी कंपनी के शेयर खरीद के नहीं बेच सकता, बेच सकता है। तो उसको कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है। क्या एक आदमी बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकता, अगर बैंक में पैसा जमा कराएगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इसमें नहीं आएगा, सैलरी में कहां आएगा, अदर। तो उसने एग्जामिनर ने कहा देखो मैं आपको सीधी सीधी बात समझाता हूं, मैं आपके इनकम टैक्स की नॉलेज चेक करना चाहता हूं। हमने कैसे करोगे, कह रहे इनमें से एक तो कोई एक हेड पकड़ लूंगा और उस हेड के पीछे पड़ जाऊंगा डीप में।
प्रैक्टिस ये कहती है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि सैलरी के डीप में चला जाता है बहुत, और फिर वो एक क्वेश्चन अलग बनाता है। कैसा क्वेश्चन? कि एक मिस्टर ए साहब, वो नौकरी भी करता है, उसका मकान भी है, आधा मकान किराए पे रखा है, आधे में साला खुद रहता है, जो सैलरी मिलती है आधी बैंक में जमा कर रहता है, उससे वहां से इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उससे कैपिटल गेन भी है, उसकी अपनी सेविंग भी है। तो कह रहा है आप मुझे ये बता दो कि अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न भरता तो ये कितना इनकम कमा रहा है और उसे कितना टैक्स भरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में वो A to Z आपसे सारा करवा लेगा, आगे बात में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो किसी भी हेड के डीप में नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर भगाएगा आप। तो अपने कोर्स कंटेंट समझो पहले आप इनकम टैक्स का, यानी कि क्या पर्पस है एग्जामिनर का पूछने का। तो मैं आपको सैलरी के अगर डीप में लेके जा रहा हूं तो वजह क्या है कि मैं जानता हूं कि वो सैलरी का एक सेपरेट क्वेश्चन लेके बैठा होगा, इसके डीप में घुसेगा वो। मेरी बात समझे? तभी आप डीप रूल्स पढ़ रहे हैं उसके क्या है क्या है। ऐसी एक्सपीरियंस से हमें ये बात पता हो जाती है कि कहां पर वो ज्यादा डीप में जाएगा, कहां पर वो ऊपर ऊपर रूल में आपको पढ़ाएगा। बट अगर आप टैक्स पढ़ेंगे और अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया, जैसे अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है, अभी आप बहुत लो इंटरेस्ट पे है। क्यों लो इंटरेस्ट पे? अलाउंस की टेबल तक याद ना करना ये इस बात को शो कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं बना अभी सब्जेक्ट के अंदर। तो जिस दिन आपको इंटरेस्ट बन गया उस दिन आप खुद भी पढ़ेंगे कि अगर ऐसी इनकम हो तो उस पर टैक्स, जैसे आप जानना चाहेंगे क्या कि अगर आपने अपना मकान बेच दिया और मकान बेच के प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। अब बात प्रैक्टिकल लाइफ पे आ गई। जब प्रैक्टिकल लाइफ पे बात आती है तो बच्चा जानना चाहता है इनकम टैक्स कहते हैं हाँ टैक्स लगेगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कर लो तो टैक्स नहीं लगेगा। बोलो तुम ये बात जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? प्रैक्टिकल आ गई बात। हाँ यार ये तो हमारे बीच में भी हो सकता है कि मकान तो हम भी बेच सकते हैं, तो टैक्स बच सकते हो। तो कौन से तरीके हैं टैक्स बचाने के वो बताओ सर। तब इनकम टैक्स में बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है जब भी प्रैक्टिकल लाइफ से टच करता है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए बोर हो रहे हैं कि यार नौकरी हमने कभी जिंदगी में नहीं की। हाँ है ना, कॉलेज जाते हैं वो भी ढंग से नहीं जाते, ठीक है कि नहीं? तो भाई अभी आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि आप सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप। लेकिन जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, बिजनेस पढ़ोगे, कैपिटल पढ़ोगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे एकदम, तब इंटरेस्ट आपका जनरेट हो जाएगा। एनीवे, तो मैं ये बात आपको इसलिए बताई कि यहां पर जो अमाउंट आता है बताओ कौन सा आता है? टैक्सेबल। और उसी के पीछे हम अपने सफर आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि टैक्सेबल सैलरी में ऐसे आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको ये? चलो आओ देखो इधर। अब जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जरा इसकी भी कहानी सुन लो। इसकी कहानी क्या है? मैं आपको बच्चों क्या पढ़ा रहा था? परक्विजिट पढ़ा रहा था। परक्विजिट को शॉर्ट में पक्स कहते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि सर परक्विजिट की लिस्ट भी 3 तरह की है। कौन कौन सी है 3 तरह की? पहली लिस्ट का नाम क्या रखा? फुली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरली एंड क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कि एक ऐसे परक्विजिट होते हैं जो फुली टैक्सेबल है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब। उसमें एक राज की बात तो खुल गई। पहला, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आज ही ये बात पता चला कि रेंट फ्री हाउस भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अनफर्निश्ड हाउस और एक क्या होता है? फर्निश्ड हाउस। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात तो पढ़ाई नहीं उसने। सेकंड हमने पढ़ा, तो सेकंड जब आपने पढ़ा तो वो भी आपने पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। आज ही ये पॉइंट आपने पढ़ा है। वैल्यू ऑफ क्या? कंसेशनल रेंट फ्री हाउस किसे कहते हैं? कि एम्प्लॉयर ने आपको मकान दिया तो जरूर है पर वो आपसे रेंट चार्ज करता है। तो स्टेप 4 में आपने क्या किया? क्या हम फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल लेंगे, जो रेंट चार्ज कर रहा है क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पिछली बार एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज हुआ, कैसे? उसने कहा सर एक बात बताओ, आपने मुझे इसके तरीका बताया। मैंने क्या तरीका बताया? कह रहा आपने मुझे बताया स्टेप 1। मैंने कहा हाँ बताया। आपने मुझे बताया स्टेप 2। मैंने कहा बताया। आपने मुझे कहा स्टेप 3। मैंने कहा बताया। आपने कहा स्टेप 4 और आपने कहा कि पहले वैल्यू ऑफ क्या निकाल लो? अनफर्निश्ड हाउस। फिर आपने कहा कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस इक्विपमेंट इसमें क्या कर दो? ऐड। फिर आपने कहा कि अगर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके सामान देता है तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है क्या कर दो? ऐड। फिर आपने कहा कि ये लेस कर दो, रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। बोलो हाँ है ना? तब आपके पास ये आएगा कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। ये लो सर, आपने मुझे ऐसे पढ़ाया। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? कह रहे सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे मैं बोलता हूं एम्प्लॉयर ने कहा मैं आपको मकान दे रहा हूं। हमने कहा वेरी गुड। कह रहा लेकिन मैं रेंट चार्ज करूंगा 3000 रुपये पर मंथ। लेकिन मैं रेंट चार्ज करूंगा कितना? बताओ कौन कौन से स्टेप आएंगे? एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया और तुमसे बदले में क्या चार्ज कर रहा है? तो स्टेप 1 आएगा, जो वैल्यू आएगी उसमें से लेस हो जाएगा स्टेप। कोई जरूरी थोड़ा ना सारा सामान ही हो। अच्छा, एम्प्लॉयर ने मकान दिया, सारा सामान खरीद के दिया और रेंट चार्ज करता है। एम्प्लॉयर ने मकान दिया, सारा सामान खरीद के दिया
और रेंट चार्ज करता है, तो बताओ कौन सा स्टेप उड़ गया? एम्प्लॉयर ने मकान दिया, सारा सामान किराए पे लेके दिया, बस। एम्प्लॉयर ने मकान दिया, सारा सामान किराए पे लेके दिया, बस। तो सेकंड और फोर्थ तो आएगा ही नहीं। अरे हाँ है ना? तो कह रहे सर ये तो सिचुएशन पे है ना, आप अपने बच्चों को रूल ढंग से पढ़ा दो, ये दिमाग में मत बैठाओ कि चारों ही स्टेप क्वेश्चन में आ जाएंगे। हाँ हो सकता है कि आ भी जाए कि मकान दिया, सारा सामान किराए पे लेके दिया, कुछ किराए पे लेके भी दिया और रेंट भी चार्ज करता है। अगर ऐसा बन गया तो बाई चांस बन सकता है, पर सिचुएशन कैसी भी आ सकती है इसके अंदर। मेरा पॉइंट समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बेटा? गुड। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पर इससे पहले मैं यहां पे थर्ड पॉइंट लिखूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, कुछ ऑब्जेक्शन है आपके दिमाग में? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गुड। थर्ड पॉइंट से ना इनकम टैक्स शुरू हो जाता है, सैलरी चैप्टर। कैसे शुरू होता है? कह रहे देखो सर, अब तक जो बातें आप बोल रहे थे ना, वो फिर भी एक तुक्के के तौर पे हम समझ सकते हैं। अलाउंस की आपने हमें लिस्ट पकड़ा दी, चलो हम रट लेंगे। अच्छा अगर हम रट नहीं पाए तो चलो स्कूल में चिट बना के ले जाएंगे, यहां से गुजारा कर लेंगे हम, ठीक। परक्विजिट के बारे में भी अगर आप बोले तो फर्निश्ड हाउस की आपने, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की आपने पूरी टेबल बना दी, पॉपुलेशन वटएवर जो भी आपने सिखाया। लेकिन चलो थर्ड पॉइंट पे देखो, इनकम टैक्स क्या कहता है। यहां पे कहता है कि वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहां पे? मैं थोड़ा रुकता हूं। इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, कोई ऐसा खर्चा जिसको करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी लेकिन एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो इनकम टैक्स कहता है मैं वहां पर भी टैक्स लगा दूंगा। मैं एग्जांपल देके बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ये बताओ बच्चों कि मैंने अपने पास एक हेल्पर रख लिया, मैं एम्प्लॉय हूं या अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैंने एक हेल्पर अपनी मर्जी से, कंपनी ने मुझे अलाउड नहीं किया, तो कंपनी ने पूछा भाई शैलेंद्र जी आपने क्या किया, आपने तो हेल्पर रख लिया। तो मैंने कहा सर उससे क्या, 10,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी है, वो मैं ही दे रहा हूँ, अपनी सैलरी में से दूंगा, क्या करूं। तो मैंने कहा ऐसा किया क्यों आपने? मैंने कहा सर मैं बहुत ओवरलोडेड था, और ओवरलोडेड था इसलिए क्योंकि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं, और अगर मैं ओवरलोडेड हो गया तो मेरे से जरा सी भी गलती हुई तो मामला फाइनेंस का है, लोग समझेंगे शैलेंद्र जी ने फ्रॉड कर दिया। बोलो हाँ ना भाई, आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या थी? आंसर मैच नहीं कर रहा, नंबर कम आ गए, इतनी सी तो बात है। पर रियल लाइफ में जो अकाउंट डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं वहां पे क्या वो ये बोलते हैं कि सॉरी गलती से मैंने 1 लाख को 10,000 लिख दिया? वहां सॉरी नहीं है, और ना वहां नंबर कम आते। अगर वहां पर आपने 1 लाख को 10,000 लिख दिया तो छूटते ही बात मानी जाएगी 90,000 का गड़बड़ कर रहे थे आप। तो फाइनेंस है, इसका नाम ही फाइनेंस। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास ओवरलोडेड था, मैं काम नहीं देख पा रहा था, इसलिए छोटे मोटे काम के लिए मुझे हेल्पर की जरूरत थी। मैंने कई बार कहा भी हेल्पर दे दो, पर नहीं दिया, मैंने खुद ही रख दिया, मैं दूंगा इसकी सैलरी। कम से कम उस लानत से तो अच्छा है कि 90,000 रुपए की शैलेंद्र जी ने गड़बड़ कर ली। अब कंपनी को लगी यार ये बात तो सही कह रहे। अब उस हेल्पर को जिसको नौकरी पर रखा है, बताओ उसका इंटरव्यू किसने लिया? मैंने। उसको सैलरी की कमिटमेंट किसने की? मैंने। उसको सैलरी हर महीने कौन देता हूं? मैं देता हूं। बोलो हाँ है ना? तो कंपनी ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि सर शैलेंद्र जी आप कोई बात नहीं, आपने हेल्पर रख लिया है, पर उसकी सैलरी हम देंगे, आप चिंता मत करिए, हमसे गलती हुई। अब कंपनी मुझे सैलरी दे रही थी, मैं उसको दे रहा था, कंपनी मुझे दे रही थी, मैं उसको दे रहा था। एक बार कंपनी ने उसको सैलरी नहीं दी, एक बार कंपनी ने उसको सैलरी हेल्पर को नहीं दी। बताओ हेल्पर किसके पास जाएगा? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अब ऑब्लिगेशन तो मेरी है, पर सैलरी उसको पे कौन कर रहा है? कंपनी पे कर रही है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इनकम टैक्स यही एक बात बोलता है कि अगर आपको लगता था कि कोई खर्चा करने की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन उसे पे किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। यानी कि आपका तो खर्चा बच गया 10,000 का। मैं सेविंग पहले होती है या इनकम? कई बार ये बात बोल चुका हूं। कह रहा सर 10,000 रुपए मेरी इनकम मान के इनकम टैक्स में डाल देगा, फुली टैक्सेबल परक्विजिट पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो और बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। आज मैंने पैसा कमाया, अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है। मैं कहा जी पैसा तो मैंने कमा लिया, आप उस पर इनकम टैक्स देना।
1,00,000 रुपए, कितना इनकम टैक्स देना है? तो मैं मुंह चढ़ा के बैठा हूँ ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर का क्या हो गया, अब ऐसा मोटी तनख्वाह दे दिया आपने, अब उसमें से 1,00,000 रुपए टैक्स चला जाएगा, क्या फायदा आपका? तो एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा चलो छोड़ो, हम ही दे देंगे आपका टैक्स। अब बताओ जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। और पे किसने कर दी? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है फिर आपके 1,00,000 बच गए। हाँ है ना? अब ये तो सेविंग पहले या इनकम, तो ये भी उठा के इनकम में जोड़ दिया उसने। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, पढ़ना ध्यान से, क्यों ध्यान से पढ़ना, कह रहे यहां पे मैंने कोई नाम लिखे ही नहीं है। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इफ पेड बाय विल बी फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल की लिस्ट पे बैठे हो आप, ऊपर हेडिंग पढ़ो क्या है, फुली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी एंड, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉय की थी, अगर वो पे किसने कर दी? एम्प्लॉयर ने, मैं क्या कर दूंगा? फुली टैक्सेबल कर दूंगा। तो यहां तो मेरा तो फील्ड अनलिमिटेड हो गई। अब मुझे क्या पता साले कौन सी ऑब्लिगेशन है? कह रहे सर वो तो आपको अपने बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जब यहां बात हुई कि क्या सर एनी ऑब्लिगेशन, जैसे मान लो एम्प्लॉय के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे कहां पढ़ते हैं, तो उसकी फीस पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? पर एम्प्लॉयर ने कहा मैं पे कर दूंगा, चल छोड़, तो इनकम टैक्स था, फिर आपके पैसे बच गए, इस पे भी क्या लगेगा? अच्छा सारी बातें छोड़ो, एम्प्लॉय बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बिल आ गया 3,00,000, एम्प्लॉय परेशान घूम रहा है, 3,00,000 करे हम पे कर देंगे, तो इनकम टैक्स फिर आया था, करे मुबारक हो आपके 3,00,000 फिर बच गए। ये इनकम मान लेते हैं तो इस पे टैक्स लगता है, फिर वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ही पे करता है। वो अगर कहा एम्प्लॉयर ने कि आपका टैक्स में, तो वो भी इनकम में जोड़ देगा अगले साल की। इस साल की इनकम तो हो गई आपकी, हाँ इस साल की इनकम तो आपकी कंप्यूट कर चुका वो। तो एक बढ़िया बात सुनना मेरे ध्यान से, कह रहे सर मैंने पहले एक वर्ड इस्तेमाल करा है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे कर देगा तो मैं क्या कर दूंगा? फुली एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इनकम टैक्स को कोई जगह लानते हुए मिली, नहीं यार तुम क्या करते हो, हर चीज आगे फुली टैक्स करते हो, एक तो एम्प्लॉयर हेल्प कर रहा है, तुम वो भी बंद करवा दोगे। तो उसने कहा अच्छा कुछ केस में मैं रूल के हिसाब से टैक्स लगाऊंगा, वैसे तो मैं क्या कर दूंगा? फुली। पर कुछ में मैंने कुछ रूल लगा दिए हैं, क्या लिखो फर्स्ट, 5 केस में वो रूल लगा देगा। क्या बच्चों मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ऑब्लिगेशन में 5 चीजें आती हैं? बिल्कुल गलत, मैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं इन 5 में तो वो रूल के हिसाब से टैक्स लगाएगा और बाकी फुली टैक्सेबल। ये बातें और क्लियर होंगी आपको, पर मुझे इंट्रोड्यूस तो करनी है। तो 5 पॉइंट क्या क्या है जिनमें रूल के हिसाब से टैक्स लगेगा? लिखो मेडिकल फैसिलिटी, इनके बारे में कहता है पहले मेरे रूल पढ़ लो, बेमतलब में मुझे बदनाम मत करो कि भाई सब इनकम टैक्स तो टैक्स लगा रहा है। नेक्स्ट लिखो एजुकेशन फैसिलिटी, नेक्स्ट लिखो गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। नेक्स्ट लिखो सर्वेंट फैसिलिटी, और नेक्स्ट लिखो कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी। थर्ड सर्वेंट फैसिलिटी, थर्ड गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। नेक्स्ट सर्वेंट फैसिलिटी, नेक्स्ट कार फैसिलिटी। अब ये है फर्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। तो बात की इनकम कहां हुई? एक बात बता कि तूने कोल्ड ड्रिंक पी, पैसे दे दिए, अब इसमें इनकम कहां हुई तुझे? बात खत्म। एम्प्लॉय ने कोई चीज की, एम्प्लॉय ने पे कर दिया, तो इनकम कहां है? इनकम टैक्स साफ बोलता है जहां इनकम वहां है। अब तूने कोल्ड ड्रिंक पी, पेमेंट तेरे दोस्त ने कर दी, तेरे पैसे बच गए, यही पकड़ लेगा इनकम टैक्स। हाँ जी, टैक्स पे कर दो इसके ऊपर, आपकी इनकम काउंटेबल हो गई। हालांकि इतनी छोटी बातें वो काउंट नहीं करता, कोई आप सोचोगे ले कोल्ड ड्रिंक भी छुपा के पीनी पड़ेगी, अब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताओ क्या मैंने ये पढ़ा है कि ऑब्लिगेशन में 5 चीजें आती हैं? नहीं, ये बेवकूफी मत दिखा देना आप। कह रहे सर ये 5 पे तो रूल काम करते हैं मेरे, वो रूल अपने बच्चों को पढ़ाओ कि किस हिसाब से टैक्स लगता है। इन 5 के अलावा अगर कोई और केस ऑब्लिगेशन का बना, मैं उठा के फुली टैक्सेबल कर दूंगा। तो बताओ एग्जैक्ट नहीं होते, इनके ऊपर रूल्स है। तो बाकी के एग्जाम्प्ट होते हैं क्या?
बाकी तो फुली टैक्सेबल है। इनमें रूल के हिसाब से कहेगा कि हाँ, कि वो बताएगा कि क्या रूल इनमें, हाँ ये मतलब फुली टैक्सेबल नहीं है, इनमें कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल जानने के लिए हमारा अब नेक्स्ट क्लास में मिलना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।